हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये चैप्टर नंबर 39 है। एम लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि पार्ट नंबर इसकी बुक के अकॉर्डिंग 7 में दिया गया है। तो आज देखते हैं हम क्या देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ एक एक करके हम डिस्कस करें हैं। तो आज हमारा सेकंड हम टॉपिक पे पहुंच गए हैं, ये पार्ट नंबर 7 की। ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हमें ये 7 जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स आप बोल सकते हैं, उनको देखना है, जिसमें इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, रिमूवल, इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड रोल की हम बात करेंगे। इंट्रो में देख लेते हैं। तो जो यूपीएससी है वो एक जो है वो हमारी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये बातें जो है आप जोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और ये डायरेक्टली क्रिएटेड की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इसमें जो है आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 में जो है इसके बारे में लिखा गया है यूपीएससी के। और ये पार्ट जो है आपका 14 में आता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पूरा इलेबोरेट उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं किस चीज़ के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, रिमूवल कैसे करनी है मेंबर्स की। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में भी बताया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 टू 323 में दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका आर्टिकल कौन सा है, उसको कौन पावर्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो इंट्रो में आपको सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, डायरेक्टली क्रिएट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 315 टू 323 के बारे में, मतलब इसमें लिखा गया है इसके बारे में, जो कि पार्ट 14 में आता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सारे जो प्रोविजंस हैं आपके रिगार्डिंग द कंपोजिशन, रिमूवल, इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, लिमिटेशंस, रोल वगैरह, पावर्स क्या है इसकी, सब इसके बारे में वहाँ पे डिस्कस है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, हमारे सेकेंड पॉइंट की। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी जो है इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब कंसिस्ट करती हैं, मतलब कितने मेंबर्स वगैरह होते हैं। तो इसमें जो है वो चेयरमैन होता है और कुछ अदर मेंबर्स होते हैं। तो वो कितने होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारे हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, इसने डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर ये छोड़ा है कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है इसकी, प्रेसिडेंट। उसके डिस्क्रिशन पे ये छोड़ दिया है इन्होंने, जो कि इनकी कंपोजिशन को डिटरमाइन करता है। उसके बाद जो कमीशन है जनरली इसके अंदर जो है वो 9 से लेके 11 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं, इंक्लूडिंग, मतलब ये चीज़ याद रखनी है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। मतलब टोटल ये जो मैम कमीशन होता है ना, उसमें 9 भी बंदे हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 11 भी हो सकते हैं। ठीक है, 9 से लेके 11 के बीच में जो होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं की जाती कमीशन मेंबरशिप के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूर बताई गई है कि जो 1/2 मतलब हाफ मेंबर्स, मतलब जैसे 8 मेंबर्स हैं तो हाफ मेंबर्स उसके, ठीक है, जैसे 4 मेंबर हो गए और 10 मेंबर्स हैं मान लीजिए, तो उसके 5 मेंबर्स अगर हैं तो हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है ना ऑफ द कमीशन, वो कैसे पर्सन होने चाहिए, जिन्होंने ऑफिस हेल्ड किया हो एटलीस्ट 10 ईयर्स आइदर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रेसिडेंट को ऑथोराइज्ड करता है कि वो डिटरमाइन करे कि इनकी सर्विस की कंडीशन क्या होगी, किसकी किसकी, चेयरमैन की और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी भी। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, आपकी प्रेसिडेंट, मतलब वो डिसाइड करता है कि कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होनी चाहिए। उसके बाद चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं ना कमीशन के, वो कब तक मतलब ये इस पोस्ट पे बने रहते हैं, या तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी
अर्लियर होगा उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये अपने जो ऑफिस है उसको रिलिंग्विश भी कर सकते हैं, त्याग भी सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, रिज़ाइन देके। और इनको जो है वो इनकी एक्सपायरी टर्म से पहले हटाया भी जा सकता है, मतलब ये खुद भी रिज़ाइन दे सकते हैं और इनको हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? क्योंकि अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ही इन्हें हटाएगा, जो भी ग्राउंड्स पे इनको हटाया जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी। उसके बाद क्योंकि प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट कर सकता है एक्टिंग चेयरमैन को भी, ठीक है। एक्टिंग चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है, किन कंडीशन पे? अगर कोई जो सीट है वो वेकेंट पड़ी है, पहली बात। दूसरी बात कि व्हेन द चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फंक्शन ड्यू टू द एब्सेंट और सम अदर रीजन। अगर वो एब्सेंट है, अगर वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसमें भी जो है सीट जो है जो खाली पड़ी रहेगी, इसीलिए तब भी वो एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। तो जो एक्टिंग चेयरमैन होता है ना, वो तब तक करेगा जब तक जो ओरिजिनल वाला, मतलब मेन वाला जो है वो चेयरमैन ना आ जाए ना, मतलब जब तक वो रिज्यूम ना कर ले अपनी ड्यूटीज़, तब तक एक्टिंग चेयरमैन जो है उसकी ड्यूटीज़ को संभाल लेगा। ये सारा हमने कंपोजिशन में पढ़ा, एक बार दोबारा से बता देती हूँ फटाफट से। तो यूपीएससी के अंदर जो है वो हमने देखा कि एक चेयरमैन होता है और कुछ अदर मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है कितनी होनी चाहिए वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे डिसाइड होता है, और इसके अंदर मेंबर्स जो होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन 9 से 11 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई कि क्या होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि हाफ ऑफ द मेंबर्स जो हैं उनके पास 10 साल का, मतलब अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय रहे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ही जो है इनकी सर्विसेज की कंडीशंस को डिटरमाइन करता है, चेयरमैन एंड मेंबर्स दोनों की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 6 ईयर या फिर 65 ईयर, जो भी अर्लियर होगा उतनी देर तक ये अपनी सर्विस करेंगे इसके अंदर, यूपीएससी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये अपनी सर्विसेज को रिज़ाइन दे के छोड़ भी सकते हैं, और इनको रिमूव भी किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर इनकी जो ग्राउंड्स है वो प्रूव हो जाते हैं कि इनको कैसे रिमूव किया जाना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है एक्टिंग चेयरमैन को 2 कंडीशंस के अंदर। एक तो अगर वेकेंट है, जो ऑफिस ऑफ चेयरमैन जो है वेकेंट है उसके लिए, और या फिर अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम नहीं कर रहा, या फिर ड्यू टू एब्सेंस एंड अदर रीज़न कोई भी है उनके, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो भी इसको अपॉइंट किया जा सकता है। और ये एक्टिंग चेयरमैन तब तक रहेगा जब तक जो मेन वाला बंदा है, ओरिजिनल वाला जो अपॉइंट हुआ है, वो अपनी ड्यूटी पे वापस ना आ जाए तब तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिमूवल की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है चेयरमैन को या फिर मेंबर को यूपीएससी के। उसके लिए भी 3 कंडीशंस है, वो आपको ध्यान रखनी है। पहला कि इफ़ ही इज़ एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट मतलब अगर वो बैंक करप्ट हो जाता है, तो पहले इंसॉल्वेंट वाली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो किसी भी टर्म ऑफ ऑफिस में अगर पाया जाता है कि वो मतलब आउटसाइड द ड्यूटीज़ भी काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड भी कर रहा है, तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो सेकंड ये वाला हो गया कि मतलब ये इसमें तो एनरोल है ही है, और दूसरा मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट वो हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगे, प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर वो अनफिट पाया गया, ठीक है, अनफिट टू कंटिन्यू हिज ऑफिस, माइंड और बॉडी कोई भी रीज़न हो सकता है उसके लिए। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को रिमूव कर सकता है मिसबिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है। इस केस में ना ये प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देगा इसकी इंक्वायरी। प्रेसिडेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देगा इसकी इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद अगर ये ऐसा पाया गया कि ये मतलब इसने मिसबिहेव किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जब इसकी इंक्वायरी करेगी तो ऐसा पाया गया, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। और अंडर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज
टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये जो होगी सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस करेगा ना प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बनता है इस पे कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होगी प्रेसिडेंट को इसको हटाने के लिए वो बाइंडिंग होगी या नॉन बाइंडिंग। तो बाइंडिंग होगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और जैसे मान लीजिए इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट इस टाइम पीरियड में ना उस मेंबर को या फिर चेयरमैन को सस्पेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं मिसबिहेवियर की, तो इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि चेयरमैन और एनी अदर पर्सन ऑफ द यूपीएससी इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द मिसबिहेवियर इफ, मतलब इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पहला। दूसरा, अगर वो पार्टिसिपेट करे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम अदरवाइज देन as a member or and in common with the other members of the incorporated company। से ये थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मिसबिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर वो गवर्नमेंट के किसी अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो है वो मतलब अच्छे से उनको काम करना है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। पहली बात ये, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के भी हो सकता है वो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट दोनों के। दूसरी बात ये है कि अगर वो पार्टिसिपेट करता है उनके मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में जाके, जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट किए होते हैं ना, बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए वो अगेंस्ट में चला जाए उसके। कहने का मतलब मिलता जुलता सेम सही है, बस आपको इतनी बातें, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अगर दोबारा से हम देखें रिमूवल के बारे में, तो इंसॉल्वेंट जो है अगर हो जाए, ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट, अगर वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे बेटर वर्ड रहेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा हो, ठीक है, तो भी रिमूव किया जा सकता है। तीसरा कि अगर वो अनफिट है प्रेसिडेंट के ओपिनियन से, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। मिसबिहेवियर वाला अगर केस आ जाता है, तो जो प्रेसिडेंट जो है वो इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस करेगी फिर कि इसको हटाना है या नहीं हटाना, और वो वाली जो कंडीशन होगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की बातें होंगी। तो जब इंक्वायरी हो रही होएगी ना, तब प्रेसिडेंट इस बंदे को, चेयरमैन को या फिर अदर मेंबर को सस्पेंड भी कर सकता है उस टाइम के अंदर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस की बात जैसे हमने ईसी में भी की थी, इलेक्शन कमीशन में, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं कि आज़ादी वगैरह, वो नहीं। तो इसका ये मतलब है कि इम्पार्शियलिटी फंक्शन या फिर इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है वो करने चाहिए ऑफ द यूपीएससी। तो वो क्या है, वो एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर 6 दिए गए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो जो चेयरमैन होता है या फिर जो मेंबर है यूपीएससी का, वो रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। कौन इनको रिमूव करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। कैसे? जो ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, ठीक है। एंड दे इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब नहीं तो वो पूरी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली, अगर उसके ग्राउंड जो है वो प्रूव हो जाए। अगर ग्राउंड प्रूव नहीं होते तो वो अपनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को एंजॉय करेंगे। सेकंड पॉइंट है, जो कंडीशंस होती हैं सर्विस की, चेयरमैन एंड मेंबर दोनों की बात चल रही है, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। एंड उसके अलावा कोई भी उनको डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए आफ्टर द अपॉइंटमेंट। ये बात हमने ईसी में भी की थी, इलेक्शन कमीशन में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंडीशन ऑफ सर्विस जो है चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स की, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। और कोई भी डिसएडवांटेज इनको नहीं देना जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, एंटायर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि इनकी सैलरी हो गई, अलाउंस हो गई, पेंशन हो गई, ये किन की बात चल रही है? चेयरमैन एंड मेंबर दोनों की। ये किसके ऊपर चार्ज होंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है। एंड इसलिए दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखनी है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है
जो चेयरमैन है यूपीएससी का वो एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट दोनों पे के लिए। तो ठीक है, तो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है जो मेंबर होता है ना यूपीएससी का। देखिए ये तो हमने बात की ये चेयरमैन की फोर्थ पॉइंट में, और फिफ्थ पॉइंट में हम बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो जो मेंबर ऑफ यूपीएससी होगा ना वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेंबर जो है ना वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का या फिर एसपीएससी का भी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेकिन किसी और एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं जा सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट के। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट में ये है कि जो चेयरमैन है ना या फिर जो मेंबर है यूपीएससी के वो रीअपॉइंटमेंट उनकी नहीं हो सकती सेम पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो है, तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो ये सारा कुछ आपका इंडिपेंडेंस में आ जाएगा। एक एक करके सारी चीज़ें दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा इम्पार्शियल से है, इनकी फंक्शनिंग जो है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली इफ़ द जो इनके ग्राउंड्स हैं जिन पे ये प्रूफ हो चुके हैं कि इनको हटाया जाए वो सही है, नहीं तो अदरवाइज इनकी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो ये कंटिन्यूसली इंजॉय करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज है ना चेयरमैन एंड अदर मेंबर दोनों की, ये प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करेगा और इनकी अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी इनको डिसएडवांटेजेस नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो इनकी सैलरीज होती है, अलाउंसेस, पेंशन्स होती हैं किसकी, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं। ठीक है, इसलिए दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि जो चेयरमैन है यूपीएससी का वो एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कि जो मेंबर ऑफ यूपीएससी है ना, देखो चेयरमैन तो नहीं एलिजिबल फॉर किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन जो मेंबर ऑफ यूपीएससी ना वो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बन सकता है एंड चेयरमैन ऑफ एसपीएससी बन सकता है, लेकिन किसी और एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर हो। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट हमने देखा कि रीअपॉइंटमेंट जो है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी की वो भी एलिजिबल नहीं है इनके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी फंक्शंस वाला जो टॉपिक है। देन लिमिटेशंस एंड रोल रह जाएंगे, वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि ये फेयर एंड जैसे हमने ईसी में देखा था फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाती है, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट करवाती है, एग्जामिनेशन, सेंट्रल सर्विसेज एंड द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, उसके ये पेपर जो है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। कंडक्ट एग्ज़ाम पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हेल्प करती है, असिस्ट करती है स्टेट्स को कि कैसे फ्रेमिंग करनी है, ऑपरेट करनी है स्कीम्स, ठीक है, ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज। ठीक है, एंड फॉर विच द कैंडिडेट जो है वो प्रोसेस करते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशंस जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। थर्ड पॉइंट में ये आता है कि ये सर्व करती है एंड मतलब हेल्प करती है स्टेट को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नर जो है ना अगर वो इनको रिक्वेस्ट करें कि एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का भी यहाँ पे रोल रहता है। ठीक है, तो ये उनकी भी हेल्प करते हैं। अगर स्टेट गवर्नर को चाहिए या प्रेसिडेंट की विद द प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ ये उनको सर्व करते हैं, एंड अगर स्टेट को नीड्स है किसी चीज़ की तो उनकी हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट में आता है। फोर्थ पॉइंट में ना सब पार्ट से दिए गए हैं, ठीक है, वो एक एक करके देख लेते हैं। तो ये कंसल्ट करती है विद द मैटर्स रिलेटेड टू अब ABCD। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड द सिविल पोस्ट वो ये देखती है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज एंड जो सिविल पोस्ट होती हैं उसके ये मैटर्स को चेकआउट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं ना अपॉइंटमेंट के जो सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट में, जैसे कि प्रमोशंस हो गई, ठीक है, और ट्रांसफ़र्स हो गई। ठीक है, एक सर्विस वन सर्विस से
अदर सर्विस में, ये वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट्स अपॉइंट किए जाते हैं टू द सिविल सर्विसेज एंड द पोस्ट, उनकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र एक सर्विस से अदर सर्विस, और एंड अपॉइंटमेंट बाय द ट्रांसफर्स एंड द डेपुटेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डेप्यूट कर देते हैं ना किसी, तो ये भी सारी चीज़ें ये देखते हैं। डेपुटेशन भी इनका ही मैनेज करने का काम होता है। द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट मेक रिकमेंडेशन फॉर द प्रमोशन एंड रिक्वेस्ट द यूपीएससी टू रेटिफाई दैम। और जो प्रमोशंस, जो केस होते हैं प्रमोशन के, उनके ऊपर अगर कोई रिकमेंडेशन देनी है ना तो वो भी ये देती है। और अगर कोई चीज़ मतलब अगर किसी स्टेट वाले को समझ नहीं आ रही, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है ना, तो वो भी सारी चीज़ें ये देखते हैं। उसके बाद डी पॉइंट में आता है जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं पर्सन से रिलेटेड जो कि सर्व कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और सिविल कैपेसिटी होल्डिंग है उसमें, जिसमें आपके पास मेमोरियल्स एंड द पिटिशंस आ जाते हैं। तो उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका हो गया सेंच्योर, ठीक है, सीवियर डिसप्रूवल। दूसरा आ जाता है आपके पास विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट, रोक के अगर किसी ने रखा हुआ है। प्रमोशन, विद होल्डिंग द प्रमोशंस, ठीक है। रिकवरी ऑफ द पेक्यूनरी लॉस, अगर किसी को धन संबंधी जो है वो लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है, उससे रिलेटेड। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द लोअर सर्विसेज और द रैंक, डिमोशन भी जिसको बोलते हैं, मतलब एक अच्छा रैंक था उसको डिमोट कर दिया नीचे रैंक पे, तो उससे रिलेटेड भी ये देखते हैं। उसके बाद कंपलसरी रिटायरमेंट अगर किसी को देनी है तो वो देखते हैं। उसके बाद रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, किसी को रिमूव करना है। डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, ये इन दोनों में फ़र्क समझना आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो रिमूवल होता है ना वो टेम्परेरी बेसिस पर होता है। जो डिसमिस होता है ना फ्रॉम ड सर्विस, वो मतलब और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो फिर जॉब नहीं कर सकता अगर वो डिसमिस हो जाए तो, ठीक है। ये हमारे पास डी पॉइंट तक हो गए। देन ई पॉइंट में आपके पास आ जाएगा कि अगर कोई भरपाई करनी है, ठीक है, रीइम्बर्समेंट करना है ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस, जो कि खर्चा हुआ है सिविल सर्वेंट का किसी लीगल प्रोसीडिंग में। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है सिविल सर्वेंट का, अगर उसने मतलब अपने खर्चे से सारा किया तो उसकी भरपाई कैसे करनी है, तो वो भी ये देखते हैं। तो लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई रीइम्बर्समेंट करना है किसी भी इनकर्ड एक्सपेंसेस का, तो ये भी सारा काम यही देखती है, ये कमीशन ही देखता है। उसके बाद एफ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई पेंशन्स वगैरह देनी है तो वो भी सारा यही देखते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई इंजरीज़ वगैरह हुई हैं लेकिन उसको कुछ पेंशन वगैरह बनती है तो वो सारी चीज़ें इसके अंडर आएंगी। उसके बाद DEFGHI 3 पॉइंट और आगे, तो जी में आएगा टेम्परेरी अपॉइंटमेंट अगर करनी है, अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए, एंड रेगुलेशंस बनाने अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो सारी कुछ देखती है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। उसके बाद मैटर रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस, री एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। री एम्प्लॉयमेंट के भी मैटर्स ये देखते हैं। उसके बाद ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, तो पर्सनल मैनेजमेंट के जितने भी मैटर्स होते हैं उनको भी ये चेकआउट करती है। तो एक एक करके देख लेते हैं अब, ठीक है। ग्रीन पेन से ही देखते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, एंड जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज है उनकी पब्लिक सर्विसेज के एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि जितनी भी स्कीम्स वगैरह चलाई जानी है कि कैसे रिक्रूट करना है, उनकी फ्रेमिंग करनी, तो ये सारा कुछ ये देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा स्टेट गवर्नर को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट की मतलब अप्रूवल के साथ ही उनकी हेल्प भी कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमने सब पार्ट्स देखे। तो पहला पॉइंट ये है कि ये सिविल सर्विसेज को कैसे अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है, एंड उनके सिविल पोस्ट्स पे कैसे उनको लगाना है, तो ये देखते हैं। फिर हमने देखा कि इनकी प्रमोशन, ट्रांसफर्स ऑफ सर्विसेज, ये इनके बारे में सारा शेड्यूल वगैरह बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किसी की डेप्यूटेशन करनी है, ठीक है, और अपॉइंटमेंट बाय द ट्रांसफ़र, तो ये सारी चीज़ें भी इनके अंडर ही आती हैं। उसके बाद हमने देखा कि डी पॉइंट में ना हमने काफ़ी थोड़े बहुत पॉइंट्स देखे हैं, जैसे कि अगर किसी की इंक्रीमेंट रुकी हुई है, अगर किसी की प्रमोशन रुकी हुई है, अगर किसी को मतलब
पेक्यूनरी लॉस हुआ है, मतलब धन संबंधी अगर किसी का लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है, अगर किसी को डिमोट करना है या फिर डिमोशन हुआ है किसी का, उसके केस को देखना है, ठीक है, डिमोशन के केस को, कंपलसरी रिटायरमेंट के केसेस को देखना, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस अगर किसी को रिमूव करना है तो, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस अगर किसी को डिसमिस करना है। डिसमिस एंड रिमूवल में मैंने आपको बताया, डिसमिस फ्यूचर में भी वो कहीं पे भी नहीं लग सकता है, एंड रिमूवल टेम्परेरी बेसिस पे होता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अगर किसी की लीगल प्रोसीडिंग में सिविल सर्वेंट की रिबर्समेंट करनी है, अगर उसका एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है तो वो भी इनके अंडर होता है। उसके बाद अगर किसी की पेंशन वगैरह का केस है तो वो भी ये संभालते हैं। उसके बाद टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करनी है फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, अगर कोई रेगुलेशन बनाने अपॉइंटमेंट के, वो भी ये चेकआउट करते हैं। उसके बाद मैटर रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस, अगर किसी की मतलब सर्विस है उसको एक्सटेंड करना है या फिर री एम्प्लॉयमेंट करना है, तो वो भी ये देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमने देखा कि पर्सनल मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी मैटर है वो भी ये सॉल्व करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 2 बारी मैंने ये आपको पूरा बोला है। अभी भी ये हमारा फंक्शंस वाला ख़त्म नहीं हुआ, उसको हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, और भी बता देती हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने ये माना है कि दैट इफ़ द गवर्नमेंट फेल टू कंसल्ट द यूपीएससी इन द मैटर, जो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट है ना उसके पास फिर कोई रेमेडी नहीं बच जाती कोर्ट के अंदर। दूसरी बात ये करते हैं कि दूसरी भाषा में अगर बोला जाए, इन अदर वर्ड्स, कोर्ट ने ये माना है कि अगर कोई इरेगुलरिटी हो जाती है ना कंसल्ट करने के बाद विद द यूपीएससी और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन डज नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के डिसीजन को इनवैलिडेट नहीं करना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रोविजंस जो है ना वो डायरेक्टरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्रोविजंस है वो मैंडेटरी नहीं है, एक तरह से डायरेक्टरी है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा करो। सिमिलरली कोर्ट ने ये भी माना है कि जो सिलेक्शन होती है यूपीएससी के द्वारा डज नॉट confer any right to the post upon the candidate। उसके बाद गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली एंड विदाउट आर्बिट्रेस एंड मैलाफाइड, गवर्नमेंट को बिल्कुल फेयर तरीके से ही सारे काम करने हैं। उसके बाद एडिशनल फंक्शंस में क्या आता है कि जो सर्विसेज हैं ऑफ यूनियन कैन बी कन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय द पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट ही इनको एडिशनल फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। दूसरी बात ये इट कैन ऑल्सो प्लेस द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी अथॉरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द जूरिस्डिक्शन ऑफ द यूपीएससी। अब जो यूपीएससी का जूरिस्डिक्शन कितना है ना वो कौन डिसाइड करता है, वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है, एक्सटेंडेड बाय द एक्ट बाय द पार्लियामेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग इसके जूरिस्डिक्शन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, पार्लियामेंट के द्वारा होगा। तो जो यूपीएससी है वो प्रेजेंट करती है। वेरी ये एक पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। याद रखिएगा कि जो यूपीएससी है ना वो प्रेसिडेंट को एनुअली जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कराते हैं। इनकी जो भी रिपोर्ट होती है ऑन इट्स परफॉर्मेंस, इन्होंने क्या काम किया, तो जो प्रेसिडेंट है ना वो बोथ हाउसेस को फिर ये उनके आगे ये रिपोर्ट रखता है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के आगे ये रिपोर्ट रखता है, अलोंग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर द एडवाइस ऑफ द कमीशन नॉट एक्सेप्टेड, एंड उस नॉट एक्सेप्टेंस का रीज़न भी ये देते हैं कि कहाँ इन्होंने इस कमीशन की एडवाइस को नहीं माना या माना है, उसके बारे में सारा इनको बताना होता है। तो जितने भी केस होते हैं ना नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, और जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री होती है ना और द पार्लियामेंट और द डिपार्टमेंट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। कोई मान लीजिए इंडिविजुअल मिनिस्ट्री है, ठीक है, और कोई डिपार्टमेंट है, तो इसके पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है कि ये यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट कर सके। इसीलिए जब कोई भी इनके जो रिपोर्ट होती है उसमें अगर ये आ जाए ना कि इन्होंने इसकी एडवाइस नहीं मानी, मतलब नॉन
एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस जब आ जाती है ना, तो उसका रीज़न देना पड़ता है कि इनकी एडवाइस को क्यों नहीं माना गया भाई, ठीक है, तो ये रीज़न देना इनको पड़ता है। उसके बाद 2 ही पॉइंट्स रह गए हैं, उसको भी फटाफट से ख़त्म करते हैं। तो फंक्शंस हमारे हो गए, अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशंस में यही आएगा कि इनके अंडर किस चीज़ की मतलब जुरिस्डिक्शन में नहीं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो पहला ये कि जो वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट इन द फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन्स, पहली बात बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन, दूसरी बात अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तीसरा ये आता है कि जो ग्रुप सी की एंड ग्रुप डी की सर्विसेज होती हैं उनको लेके, जैसे विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैनशिप एंड द मेंबरशिप ऑफ द कमीशन और ट्राइब्यूनल पोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर एंड अ बल्क ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज, मोटा मोटा ग्रुप सी एंड डी सर्विसेज भी नहीं ये उनके अपॉइंटमेंट वगैरह करवाते। और कोई अगर सिलेक्शन करनी है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है, और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इफ द पर्सन अपॉइंटेड इज नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो ये सारा कुछ इनके अंडर आता है। तो पहला हमने देखा कि बैकवर्ड क्लासेस के किसी फेवर वगैरह में रिजर्वेशन में नहीं ये पढ़ते। SC एंड STs में भी सेम है, ग्रुप सी एंड ग्रुप टी की जितने भी पोस्ट होती है बल्क ऑफ सर्विसेज होती हैं उनके अंडर भी ये नहीं है। एंड टेम्परेरी अगर अपॉइंटमेंट करनी है किसी पर्सन की 1 साल के लिए तो वो भी इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूड करता है पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ UPSC। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट करता है दैट प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द सिविल सर्विसेज एंड द पोस्ट में मेक रेगुलेशंस स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर UPSC टू बी कंसल्टेड। मतलब प्रेसिडेंट खुद से भी अपने डिसीजन ले सकता है, उसको UPSC से मतलब कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑल सच रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट शैल बी लेड बिफोर द, मतलब इसकी मतलब प्रेसिडेंट को UPSC की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। कब नहीं है उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 14 डेज पहले ही वो जो भी इन्होंने लॉ रूल्स वगैरह बनाए होंगे तो वो रखने होंगे इनके आगे। तो पार्लियामेंट फिर उसको अमेंड भी कर सकता है और रिपील भी कर सकता है, फिर वो पार्लियामेंट का काम होगा, ठीक है। वैसे तो प्रेसिडेंट को UPSC की एडवाइस लेनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, ठीक है, इन केस अगर नहीं किया, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह सिविल सर्विसेज पोस्ट में अगर इन्होंने कंसल्ट नहीं किया तो 14 डेज पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे इनको वो चीज़ रखनी पड़ेगी और फिर पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि उसको अमेंड करना है या रिपील करना है। तो ये लिमिटेशंस में आ जाता है। उसके बाद रोल की बात कर लेते हैं। तो रोल UPSC का वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये वॉच डॉग माना गया है ऑफ मेरिट सिस्टम, ठीक है। तो ये कंसल्ट करता है विद द रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें आपका ग्रुप A और B ग्रुप्स की सर्विसेज आ जाती हैं। उसके बाद प्रमोशंस हो, ठीक है, ट्रांसफर्स, ये सब हमने बातें देख ली ही हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज एंड पे एंड सर्विसेज कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना वो सब इनके अंडर नहीं आती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इनसे कोई कंसर्न नहीं है इनका। तो दीज मैटर्स आर हैंडल्ड बाय, तो फिर ये किसके अंडर आती हैं, तो ये आती हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो इनमें आ जाता है वो आपके पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है इसके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये जो UPSC है इज़ द ओनली सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, वाइल जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, ठीक है, इन इंडिया। तो जो रोल है ना UPSC का वो इज़ नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो द रिकमेंडेशन जो ये बनाते हैं ना वो सिर्फ एडवाइजरी होती हैं ना कि बाइंडिंग। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो इनकी एडवाइस जो ये देते हैं वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं, कोई भी बाइंडिंग नहीं होती हैं, नॉट बाइंडिंग।
भी थोड़ा सा रह गया, फटाफट से देख लेते हैं। तो ये अप टू यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि इनकी जो एडवाइस है उसको एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। जो एम है मेन, अगर द ओनली सेफगार्ड इज द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। उसके बाद जो गवर्नमेंट है ना वो ही रूल्स बनाएगी और उसको रेगुलेट करेगी जो भी एडवाइस यूपीएससी देगा। उसके बाद जो है ना यूपीएससी की क्या कहते हैं इमेज जो है ना वो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि 1964 में आया था, उसके बाद इसका रोल जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि दोनों जो है वो कंसल्ट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इनकी सलाह से ही चलती है। वाइल टेकिंग द डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है जब इन दोनों की मतलब एडवाइस में कन्फ्लिक्ट नेचर आ जाता है, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो किसको चुनती है? तो फिर वो क्या वो यूपीएससी को चुनती है या सीवीसी को? तो वो यूपीएससी को चुनती है, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहाँ पर जो सीवीसी है वो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है जो कि उसको 2003 में दिया गया था एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारा पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे आ जाता है ये एक वॉचडॉग है, मेरिट सिस्टम ग्रुप ए एंड बी की सबसिस को ये देखता है, प्रमोशन ट्रांसफर वगैरह करता है। ट्रेनिंग नहीं ये करवाते, ये इनके मैंडेट में नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह का काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आपका पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स के अंडर आता है। और ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और इसकी जो एडवाइस होती है वो मतलब कहने का मतलब वो एडवाइजरी इन नेचर है। इनके आइडियाज़ बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन वो आंसरेबल होते हैं किसको? पार्लियामेंट को। ठीक है, कि आपने गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को आंसरेबल है कि आपने इनकी एडवाइस को क्यों नहीं माना। तो वो आंसर जो है ना इनकी एडवाइस ना मानने का वो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को देना होता है। ठीक है, ये हमने बात पहले भी की है। उसके बाद हमने देखा कि सीवीसी आने के बाद 1964 में जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया तो यूपीएससी की थोड़ी सी जो पावर है वो थोड़ी सी पावर तो नहीं कम हुई, लेकिन थोड़ी इमेज जो है ना वो कम हो गई। लेकिन क्यों कम हो गई? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनकी सलाह से ही अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट, सीवीसी से एंड यूपीएससी दोनों से मिलकर लेती है। अगर मान लो कि इन दोनों बॉडीज़ के अंदर कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस आ जाती है तो जो गवर्नमेंट है वो यूपीएससी के पास ही उसकी सलाह ही मानेगी, क्योंकि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं जो सीवीसी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से वो पास की गई है। 2003 में उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। आई थिंक ये होल जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।